जय हिंद। कैसे हैं आप सब? देखिए, मेरा जो पिछले राउंड का वीडियो था वो हमारा दिल्ली पुलिस के ऊपर जो क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, उसके ऊपर मैं बनाया था। इस बार जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं वो एसएससी सीजीएल 2023 के जो मेंस एग्जाम होने वाले हैं उसमें किस आधार पे प्रश्न पूछे जाएंगे इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूं। ठीक है, तो अभी का जो समय है उसमें आप पूरा सिलेबस नहीं खत्म कर सकते हैं एसएससी सीजीएल वाले, ठीक है ना। तो ऐसा हम डिसाइड करें आप सब कि क्वेश्चन को देखें, जितना हो सके कॉन्सेप्ट को समझे, क्योंकि आप जितना जब क्वेश्चन देखिएगा वहां समझ में आएगा। जो बेसिक जो पहले से कंप्यूटर पढ़े हुए हैं उन बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, है ना। जो नहीं जानते हैं उन वो तो कम से कम क्वेश्चन तो कर पाएंगे। और उसके मदद से जो ऑप्शंस बनेगा उसको भी हम डिफाइन करने का कोशिश पूरा इस वीडियो में करेंगे, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर और वहीं हम लोग बातें करेंगे। चलिए देखिए, कहता है एमएस वर्ड 2010 में एक पैराग्राफ या सेक्शन के आरंभ में डेकोरेटिव एलिमेंट के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक बड़े कैपिटल लेटर को बनाना खाली स्थान को संदर्भित करता है। देखिए, जब 2010 एमएस वर्ड की बात की जाए, ठीक है ना, या 7 की बात हो, वर्जन से कोई मतलब हमारा नहीं है, ठीक है ना। सब में चीजें एक ही होता है। अब चले बात करें एमएस वर्ड के, तो हम एमएस वर्ड ओपन भी कर लेते हैं और यहां पर एक पैराग्राफ की बात की जाए या सेक्शन की बात की जाए तो जो सबसे पहले लेटर के बड़े कैपिटल लेटर होते हैं उसको क्या माना जाता है, इसको हम देखते हैं। देखिए, जब से अगर मान के चलिए हमने यहां पर लिखा ए लिखा कैपिटल, अब यहां पे ये पहला लेटर है। अगर यहां पर हम, ठीक है ना, इंसर्ट में आकर के ड्रॉप कैप की लगा दें, देखिए ये ड्रॉप कैप कहलाता है, जिसमें होगा क्या कि ये पैराग्राफ का पहला लेटर जो हमारा है ना, कैपिटल हो गया ना। और यही क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि जो पहला लेटर जो हमारा कैपिटल बन रहा है, संदर्भित हो रहा है, इसको क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रॉप कैप कहते हैं। तो आंसर यहां पे ड्रॉप कैप होगा। अब बात की जाए हेडर की, तो हेडर क्या होता है? देखिए, पेज की ऊपरी हिस्सा हमारा हेडर कहलाता है और पेज की निचली हिस्सा हमारा फुटर कहलाता है। ओके, ठीक है। अगला ऑप्शन की बात करें तो यहां पर स्मार्ट आर्ट की बात की जाए तो स्मार्ट आर्ट एक ऑप्शन है हमारे एमएस वर्ड 2010 में, जिसमें होता क्या है कि काफी सारे शेप एक साथ हमको ग्रुप में दिखता है। जैसा देख रहे हैं काफी सारे शेप अलग अलग है ना। ये इसे स्मार्ट आर्ट यहां पर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हमारा ऑप्शन यहां वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है कि अपने पेज में, एमएस वर्ड 2010 के पेज में जो बैक साइड टेक्स्ट के पीछे जो हमारा या तो टेक्सचर या तो पिक्चर, ठीक है ना, लगा हुआ टेक्स्ट, वो हमारा क्या कहलाता है? वाटरमार्क कहलाता है। जैसे मान के चलिए यहां पे हमने क्या किया, टेक्स्ट लिख करके हम पेज को फुल कर दे रहे हैं, कर दिया। अब इसके बाद हम यहां आकर के पेज लेआउट में वाटरमार्क में गए और कस्टम वाटरमार्क में जाकर के यहां हम टेक्स्ट लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि वाटरमार्क एमएस वर्ड 2010 के किस टैब में है। तो थोड़ा सा ये सब चीजें बातें अगर ध्यान रखिएगा तो आपको बहुत ही बढ़िया क्लियर होगा और क्वेश्चन के साथ साथ आप सिलेबस भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो इसी तरह से हम वर्ड को भी आगे क्लास देते चले जाएंगे। थोड़ा 1-2 वीडियो बना ले थोड़ा एसएससी सीजीएल के ऊपर, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा वाटरमार्क देख रहे हैं आप पेज के साइड में लग चुका है। ठीक है, तो ये पूछ भी सकता है ये भी कि वाटरमार्क का जो डायरेक्शन है एमएस वर्ड 2010 में वो कितने तरह का होता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि वो 2 तरह का होता है, एक डायगोनली और एक हॉरिजॉन्टली। अगर हॉरिजॉन्टली अप्लाई करें तो सीधा सीधा आ जाएगा, डायगोनली करे तो आपका डायगोनल वे में आएगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है कंप्यूटिंग के संदर्भ में।
बेसिकली देखा जाए तो फायरवॉल को आप पढ़े हैं, जानते हैं तो अच्छी बातें हैं, लेकिन हम बता दें कि जिस समय हम वीडियो बना रहे थे, शायद मेमोरी या फिर बायोस का जब चर्चा किए थे, याद नहीं है प्रॉपर वीडियो, ठीक है ना, तो वहां पे हमने बताया था फर्मवेयर के बारे में। तो देखा जाए तो ये एक फर्मवेयर है जिसमें क्या होता है कि उसमें उसका फायरवॉल के लिए एक स्पेशल हमारे बोर्ड में चिप होते हैं जिसमें वो प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, जैसे कि हमारा बायोस भी क्या है, रॉम चिप में इंस्टॉल होता है ना, ठीक उसी प्रकार। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। कहता है ऑप्शन ए, यह एक सॉफ्टवेयर का नाम है, बिल्कुल सॉफ्टवेयर का नाम है, लेकिन अभी रुकिए थोड़ा देखिए कि क्या क्या और कह रहा है। फिर कहता है यह एक हार्डवेयर डिवाइस है, बिल्कुल ये भी है। तो क्या मतलब दोनों में से कोई एक लगा देते हैं? नहीं, गलत हो जाएगा, पहले आप तीसरा ऑप्शन को पढ़िए। फिर कहता है यह नियमों का सेट यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, याद है हमने पढ़ा था, के आधार पर एक नेटवर्किंग ट्रांसमिशन को अनुमति यानी एक्सेस और डिनाई यानी अस्वीकार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का संयोजन है। हमने एक अभी भी बताया कि जो हमारा फायरवॉल है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्योंकि दोनों का हार्डवेयर चिप में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ना, जो क्या करता है बेसिकली हमारे नेटवर्क ट्रांसमिशन में, ठीक है ना, एक्सेस और डिनाई मतलब परमिशन देना, परमिशन को अस्वीकार मतलब डिनाई करने के लिए ये उपयोग किया जाता है, जिससे मालवेयर, वायरसेस, ये सब का मतलब प्रोटेक्शन मिलते रहे, ठीक है। तो ये आंसर आपका सही होगा, ध्यान से आप कॉपी में लिख लीजिए, ये बड़े आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर कहता है MS Excel 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं। रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और फिर कोलैप्स द रिबन को क्लिक कीजिए, ठीक है ना। यहां पे तो आपको क्या किया कि आपको बता भी दिया कि कैसे हम रिबन को कोलैप्स करेंगे। बेसिकली आपको अब ये देखना ये है कि रिबन होता क्या है ना, समझना है रिबन होता क्या है, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम। तो ये भी बता रहा है कि रिबन को कैसे कोलैप्स करें, ठीक है, लेकिन साथ ही क्या पूछ रहा है कि रिबन को कोलैप्स करने के लिए कौन सा यहां पर शॉर्टकट की लगाते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, अभी हम रिबन की बात किया जाए तो रिबन को बता दें तो ये जो मेरा भाग है, देखिए ये वाला भाग जिसमें हमारा ये पूरा जो आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला भाग यहां से यहां तक, मतलब ये कह सकते हैं कि ये मीनू जो यहां से ये पूरा जो बॉर्डर का नीचे का ये भाग है हमारा, ठीक है ना, रिबन कहलाता है, जिसमें कि होम टैब, इंसर्ट टैब, ठीक है ना, पेज लेआउट, ये सारे चीजें हमारा टैब है, ठीक है, ये टैब। तो इसको कोलैप्स करना है तो करना क्या है ना कि कंट्रोल के साथ F1 को प्रेस कर देना है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कोलैप्स कर गया। फिर से वापस लाना है तो F1 के साथ आप कंट्रोल के साथ F1 प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन का कह रहा था, ठीक है। बाकी का शॉर्टकट की अगर कीजिएगा तो फिर कुछ और भी होते रहेगा। खैर सही आंसर आपका क्या है, कंट्रोल के साथ F1, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन पे चले हम। फिर कहता है पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग, क्या डबल स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए MS Word 2010 में निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। देखिए ध्यान से, जो शॉर्टकट की हो रहा है यहां पर यहां पे ये नहीं पूछ रहा है कि Ctrl+A से क्या होता है। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका देखिए कि कितना घुमा रहा है ना। तो थोड़ा सा आप इन बातों को ध्यान से समझें, ओके ना, ठीक है। चलते हैं अपने वर्ड पर ताकि हम समझ पाए। देखिए टोटल भी जो हमारे टेक्स्ट है उसको हम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब कहता है डुअल स्पेसिंग। स्पेसिंग की बात की जाए तो होम के अंदर आपको यहाँ पे लाइन स्पेसिंग मिल जाएगा, ठीक है ना, 2 पॉइंट। देखिए ये स्पेसिंग की बात करें, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट की पूछ रहा है ना, तो कंट्रोल के साथ 2 को प्रेस करेंगे। देखिए सब में क्या हो गया, डबल स्पेसिंग आ गया। कंट्रोल के साथ 1 को प्रेस करेंगे, सिंगल स्पेसिंग हो गया, है ना। हाँ, आप यहां से आप देख सकते हैं स्पेस में भी जाकर के सिंगल स्पेस पे हो गया। 2 को क्लिक करेंगे यहां पे, मतलब स्पेस को हटा करके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डुअल स्पेसिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, डुअल स्पेसिंग पूछ रहा है तो ये हमारा Ctrl+2। 4 5 ये सब काम नहीं करेगा, 1 और 2 ही काम करेगा। ओके चलिए आगे कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन का समर्थक नहीं करता है ना। यहां पे 4 ऑप्शंस हैं, अब चारों को डिफाइन करें। देखिए बाई डायरेक्शनल कहने का मतलब क्या, जहां से डेटा ट्रांसमिट दोनों तरफ से हो, सेंड और रिसीवर दोनों जो डिवाइसेस लगे हैं उसके तरफ से भी हो, ठीक है ना, एट ए टाइम दोनों तरफ से वो भी दे डेटा को, डेटा मतलब ट्रांसमिट कर रहा हो। और जैसे 2 कंप्यूटर है, मतलब एक
दो कंप्यूटर लगा हुआ है आपस में, तो दोनों जगह से डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो हमारा बाई डायरेक्शनल हुआ। लेकिन अगर मान के चल जाए ये समर्थक नहीं पूछ रहा है तो हम समझिएगा बात को। पहले कहते हैं हाफ डुप्लेक्स, इसको अगर डिफाइन किया जाए तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एट ए टाइम एक ही जगह से डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। अगर मान के चलो दो डिवाइसेस लगा हुआ है तो ए और बी, तो क्या हो रहा है कि ए डेटा देगा, बी रिसीव करेगा, और फिर बी डेटा देगा, ए रिसीव करेगा। ऐसा होगा हाफ डुप्लेक्स में, ठीक है ना। लेकिन सिंपलेक्स में क्या होता है कि यहां पर एक ही डिवाइस दूसरे को दे सकता है डेटा, है ना, ओके। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को एट ए टाइम क्या कर सकता है, डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो यहां पे क्या कहता है, बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन का समर्थक नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बाई डायरेक्शनल कह रहा है मतलब डेटा तो ट्रांसमिट हो रहा है दोनों डिवाइस से। तो सिंपलेक्स में क्या है कि आपका यहां पर सिर्फ एक ही डिवाइस दूसरे को दे सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं दे सकता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, यहां पर ये समर्थक नहीं कर रहा है, क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन दोनों तरफ से होगा, ये हमारा बाई डायरेक्शनल कहलाता है, ओके। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पे, कहता है एमएस वर्ड 2010 में बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ये तो आप मोबाइल में भी जान रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एमएस 10 की ऑप्शन हो। अगर हम मान के चलिए व्हाट्सएप पे भी चैट कर रहे हैं, है ना, तो क्या कहता है लेफ्ट से हमारा जो कैरेक्टर डिलीट करना होता है उसको हम लोग बैक स्पेस से काम करते हैं, डिलीट करते हैं, है ना। हाँ, चले आगे। फिर कहता है एमएस वर्ड 2010 में रूलर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। रूलर समझते हैं, हाँ, देखिए रूलर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन खैर रूलर को एक्टिव करते हैं, यहां आकर के रूलर को एक्टिव कर लेंगे व्यू में आकर के, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि रूलर जो हमारा ऑप्शंस है कौन से टैब में है। देखिए अभी जब हम एमएस वर्ड एक को पढ़ेंगे तो एक एक ऑप्शंस के बारे में पता आपको होगा कि कौन सा ऑप्शंस किस टैब के अंदर है और किसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है ना। बहुत ही जबरदस्त क्लासेस मेरा होने वाला है एमएस वर्ड का, ठीक है। एक दो वीडियो मैं अभी क्वेश्चन के ऊपर कर लूं, क्योंकि भाई अभी जस्ट हमारे सामने एसएससी सीजीएल का जो मेंस का एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर इस बार दे रहा है, हाँ, तो उसके आधार पर मैं अभी बच्चों लोग को थोड़ा बता दूं ताकि उन लोग को काफी हद तक मदद मिले, और रिजल्ट के बाद मुझे भी खुशी हो कि चलिए कुछ मेरे बच्चे जो हैं कर पाए अच्छा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, थोड़ा भूल गया क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है ना, कौन सा गलत है रूलर के हिसाब से, ठीक है ना। तो कहते हैं यह, ठीक है, यह एक लाइन को इंडिटेशन को बदलने में मदद करता है। दूसरा, यह, हाँ बिल्कुल ये करता है, इंडिटेशन को बदलने में मदद करता है। पूछिए कैसे, देखिए ये इंडिटेशन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इंडिटेशन कहां मिलेगा आपको, ये इंडेंट है ना। ये इंडिटेशन कहता है कि अगर आप इसको बदल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, है ना, तो ये आपका रूलर जो है आपको बदल रहा है ना। तो ये हमारा सही है, गलत खोजना हमको। फिर कहता क्या, यह टैब को सेट करने में मदद करता है। बिल्कुल ये करता है, ठीक है ना। ये टैब को सेट करने में मदद करता है, टैब से हम लोग जो सेट करते हैं, देखिए यहाँ हमारा इंडेंट बढ़ रहा है ना, देख रहे हैं ना बात को, यहां से भी हम सेट कर सकते हैं, ओके। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर कहता है यह डॉक्यूमेंट पेज के मार्जिन को नियंत्रित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, यह हमारा जो मार्जिन है, क्योंकि हमारा जो इंडिकेशन है यही हमारा मार्जिन को बताता है कि यहाँ आपका जो मार्जिन लाइन है ये आपको लेफ्ट में इतना है, राइट में इतना है, ये चीजें बिल्कुल ये बताता है। अगला क्या कहता है, यह फॉन्ट स्टाइल को बदलने में मदद करता है। बिल्कुल गलत, यह फॉन्ट स्टाइल को बदलने में बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। निम्न में से कौन सा सिंबल ईमेल एड्रेस में उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए पिछले राउंड का जो हमारा दिल्ली पुलिस का जो क्वेश्चन था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि ईमेल एड्रेस में यूज होने वाला सिंबल कौन सा है। तो बस @ मार सकते हैं, आपके पास भी जीमेल होगा, आप जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस में वैध यानी वैलिड, ठीक है ना, डोमेन नेम है। तो देखिए ये सारे डोमेन नेम यहाँ पे जितने भी दिया हुआ है, gmail.com ये भी एक डोमेन है, outlook.com माइक्रोसॉफ्ट का है, yahoo.com याहू का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे के सारे डोमेन नेम है, इसलिए आप सभी को टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे,
कहता है यदि एमएस वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर टोगल केस, देखिए टोगल केस क्या होता है समझिएगा। देखिए ये लिखा हुआ आपको कैसा लग रहा है, पहला जो लेटर है टोगल का टी वो स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल, है ना। केस का सबसे पहला जो लेटर है वो हमारा स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल। तो यही चीजें टोगल कहता है, ठीक है ना। लागू किया जाता है तो परिणाम क्या होगा, आप सामने देख लीजिए, इससे मिलता जुलता यही ऑप्शन है ना, देख रहे ना। तो ऑप्शन यहां से भी आप इसको कर सकते हैं, ऐसे हम आपको वर्ड में बता सकते हैं। चलिए इसको पहले डिलीट करके हटा लेते हैं। और टॉगल की बात की जाए तो ये होम टैब में ही आपको केस में मिलेगा, चेंज केस में। चेंज केस का ऑप्शन देखिए कहां पर है ये हमारा ऑप्शन क्या है, चेंज केस का, ठीक है। अब यहां पे सारा चीज है। सेंटेंस केस में क्या होगा कि पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, समझ लीजिए पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, एक पैराग्राफ को लिख ही देते हैं ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ लें, ठीक है ना। अब यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ मोड में लिखा हुआ, क्योंकि ओ जो है हमारा कैपिटल है, ओके। अब क्या करते हैं, सेलेक्ट करके हम यहां पर केस में आकर के लोअर केस करते हैं। देखिए सारे के सारे क्या हो गए, लोअर केस में हो गए, है ना। तो अगला अपर कैप्स में कैपिटल एबीसीडी हो जाएगा। देखिए सारे के सारे कैपिटल हो गए, है ना। अगला कहता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, कहने का मतलब यहां पे जितने भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। अगला क्या है, टोगल, देखिए सबके सब हमारा जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें सबके पहले लेटर हमारा क्या है, स्मॉल में। चलिए कहता है एमएस एक्सेल 2010 में एमएस एक्सेल 2010 में खालिस्तान को ए से आगे बढ़ते हुए और खालिस्तान को एक से आगे बढ़ते हुए नियमित किया जाता है। समझ रहे हैं कुछ बात को, एक्सेल की क्वेश्चन है ना। चलिए एक्सेल ओपन कर लेते हैं। कहता है ए से आगे बढ़ते हुए, ठीक ना, ए से आगे बढ़ते हुए, तो ए से आगे बढ़ते हुए क्या हो गया, ये कॉलम का लाया। फिर एक की ओर ए से आगे बढ़ते हुए ये रो का लाया, है ना। हाँ देख रहे हैं ना यहां पर, हाँ। तो यही क्वेश्चन का कहने का मतलब यहां पे है, ठीक ना। तो क्या कहा जाता है, तो यहां ऑप्शंस आते हैं। पहला कहता है टेबल, पाइवट टेबल, बिल्कुल गलत, यहां पे ये कुछ नहीं होगा। फिर कहता है चार्ट ग्राफ, ये भी यहां नहीं होगा। पाइवट टेबल क्या होता है, इसको पाइवट टेबल पढ़ने के लिए आपको एक्सेल को अच्छे नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो अभी अगर मेरे पास डेटा होता हम पाइवट टेबल भी बना के आपको दिखाते हैं, और चार्ट ग्राफ की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो भी हम करके दिखा देते हैं, ठीक है। फिर कहता है अगला ऑप्शन रो, कॉलम और रो। देखिए ए, चूंकि ए की बात करें तो ए जो है हमारा यहां पर, ठीक है ना, क्या स्टार्ट हो रहा है, कॉलम इसको कहते हैं ना। देखिए तो ए जो स्टार्ट हो रहा है हमारा कॉलम कहलाता है, और 1 से जो स्टार्ट हो रहा है हमारा रो कहला रहा है। इसीलिए हम आपको बता दें कि यहां पे कॉलम को ए से आगे बढ़ते हुए और रो को 1 से आगे बढ़ते हुए नियमित किया जाता है। देखिए क्वेश्चन का जो आंसर बहुत नॉर्मल था, लेकिन कितना हिंदी लिख करके और इंग्लिश को एक साथ लिख करके आपको कंफ्यूज किया गया। क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। अब तो आपको पता हो गया होगा कि वर्ड और एक्सेल का जो क्लासेस है बहुत अच्छे तरीके से आपको करना होगा, है ना। बने रहिए क्रिकॉम के साथ, निश्चिंत रहिए, एक एक ऑप्शन एक एक क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से सीख पाएंगे। हाँ बिल्कुल थोड़ा समय लगेगा, बिल्कुल थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आप लोग नए नए हैं। और बेसिकली हम बता दें सिर्फ वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, साथ में आप एक लैपटॉप रखिए और जैसे जैसे हम वर्ड में बताए जाएंगे वैसे वैसे आप करते रहिए। विश्वास मानिए एक एक ऑप्शन से आप बहुत बढ़िया जानकार हो जाएंगे, और क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन सही है। अगला कहता है सीपीयू द्वारा मेमोरी में किस स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय को निम्न में से कौन सा है। तो इसको कहते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम कहते हैं, इसको डायरेक्ट आप समझिएगा। कहता है कि जब डेटा ट्रांसफर होता है सीपीयू से मेमोरी तक का जो पहुंचने में जो लगा हुआ समय, उसमें उसको क्या कहते हैं, तो मेमोरी एक्सेस का टाइम इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसको आप याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण वर्जन 4 एड्रेसेस को बिल्कुल खालिस्तान डॉट चिन्हों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। देखिए यहां पे होता क्या है कि जब हम यहां पर बात करें
IPv वर्जन 4 को, तो थोड़ा हम इंटरनेट प्रोटोकॉल का देख लें, जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास वाईफाई कनेक्टेड है, तो इसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको सारे आईपी को आपको मिल जाएगा। आईडी हमारा IPv4 है, यहाँ हमारा IPv वर्जन 6 है। तो 4 की बात करें तो देखिए यहाँ पे डॉट की बात कर रहा है तो यहाँ पे 3 डॉटेड है, लेकिन एड्रेस हमारा 4 होगा, है ना। ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन कहे उसी का आंसर करना है। क्या कहता है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में IP संस्करण वर्जन 4 एड्रेसेस को बिल्कुल कितने डॉटेड से, 3 डॉटेड से हमारा 3 डॉट चिन्हों के उपयोग करके दर्शाया जाता है ना, तो 3 डॉट चिन्ह हमारा यहां सही आंसर होगा। एक मिनट, आंसर 3 सही होगा। लेकिन अगर एड्रेस की बात करता हूं वहां पे क्या करते हैं, 4 एड्रेसेस होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है खालिस्तान एक मानक फॉर्मेट में व्यवसायिक डॉक्यूमेंट का इंटर कंपनी संचार है। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेगा, ये हमारा EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहलाता है, ठीक है ना। ये जो व्यवसायिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज कंपनी जो है, इंटर कंपनी, इसको हम लोग EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग बी आंसर को करके याद करके निकलेंगे, ठीक है ना। कोई अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल है नहीं कि आपको दिखा दे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 15, क्वेश्चन को समझिएगा, पहले इस पे विचार करने का क्वेश्चन है, ठीक है ना। HTML के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहले चलिए विचार करते हैं। P, HTML को डेटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। फिर कहता है सभी HTML डॉक्यूमेंट में टाइप डिक्लेरेशन, हाँ डिक्लेरेशन, ओके, डिक्लेरेशन है हमारा रहा, बिल्कुल सही है, के साथ शुरू साथ शुरू होना चाहिए, बिल्कुल ये सही है, ओके। फिर कहते हैं HTML, अगर आप HTML जानते हैं तो ये डिक्लेरेशन आप जानते होंगे, ठीक है ना, ओके। अगर नोटपैड में है नॉर्मल सा तो आप सीधा HTML लिख करके भी आप शुरू कर सकते हैं, और अगर नोटपैड प्लस प्लस में या फिर अगले जो हमारे प्रोग्राम है विजुअल्स में, इसमें अगर है तो क्या है, डॉक टाइप HTML से स्टार्ट ये हमारा होता है। चलिए अगला R को पढ़ते हैं। कहता है HTML वेब पेज के लिए मानक मार्कअप लैंग्वेज है ना, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना, है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर में आए तो देखा जाए तो Q और R हमारा ये सही कथन है, तो बिल्कुल Q और R जिसमें होगा उसको आप सही कर सकते हैं, केवल और Q और R, ठीक है, ये आपका सही है। फिर कहता है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने विशिष्ट प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। तो हेक्साडेसिमल में कितना होता है, आपको हम पहले बताए थे, बाइनरी 2, डेसिमल 10, सॉरी बाइनरी 2 है ना, हाँ, डेसिमल 10, ऑक्टा 8, हेक्सा 16, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हेक्साडेसिमल पूछ रहा है ना, तो हेक्साडेसिमल का कितने में होता है, 16 में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कहता अल्ट टैब एक शॉर्टकट है। जी हाँ, अभी देखिए हम थोड़ी देर पहले से जितने भी टैब में जा रहे थे ना, वो कौन सा शॉर्टकट से जा रहे थे, अल्ट और टैब से जा रहे थे, ओके। तो बात करें वर्तमान प्रोग्राम की बात करें तो कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक शॉर्टकट है जिसमें हम आते हैं, तो कहता है वर्तमान प्रोग्राम में एडिट ऑप्शंस खोलने के लिए, ठीक है। ऑप्शन दूसरा है खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए। जी हाँ, ये जो अल्ट और टैब की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, खुले ओपन जो टैब हमारे जो प्रोग्राम होते हैं ना, उसको स्विच करने के लिए। देखिए जैसे अल्ट और टैब हम प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस पे हम लोग जा रहे हैं, है ना, ओके। तो ये हमारा क्या था, शॉर्टकट, ओके। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है खालिस्तान वर्कशीट विंडो के लोअर एज का एक नाम है जो MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारियां देती है। ये क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस वाले में भी मिला था, है ना। लोअर एज में कौन सा ये होता है, डिस्प्ले करता है, क्या डिस्प्ले करता है, जो सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है वो हमारा स्टेटस बार कहलाता है, ठीक है ना।
ओके, टास्क बार के बारे में, रिबन के बारे में भी बता दिया। टास्क बार के बारे में बात की जाए तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा टास्क बार है, ठीक है। ओके, उसके बाद अगला है टाइटल बार। टाइटल बार की बात किया जाए तो ऊपर में जो हेडर वाला हमारा ऑप्शन होता है, ये हमारा टाइटल बार कहलाता है 10 में, ये हमारा ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए ये भी देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। कहता एस रैम बोले तो स्टैटिक रैम, डी रैम बोले तो डायनेमिक रैम, दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है। बिल्कुल, दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये सही है, कथन सत्य है। ओके, फिर कहता एस रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि एस रैम हमारा वोलेटाइल मेमोरी है, यहां से डेटा मिट जाता है ना, क्योंकि रैम से ही डेटा मिटता है, रोम से डेटा नहीं मिलता है ना। रोम नॉन वोलेटाइल है, ध्यान दीजिएगा, है मेमोरी वाले वीडियो में मैंने बताया था। फिर कहता इस, देखिए ऐसे तो आंसर आपको मिल ही गया, लेकिन डिफाइन कर दे रहे हैं। डी रैम एस रैम से तीव्र होता है, बिल्कुल गलत, ठीक है ना। एस रैम फास्ट होता है अकॉर्डिंग टू डी रैम, ठीक है ना। डी रैम मेमोरी मतलब मेमोरी स्पेस में क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है, एस रैम छोटा होता है। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर कहता है एस रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल नहीं, एस रैम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है कि MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट को चयनित टेक्स्ट यानी सेलेक्टेड टेक्स्ट में सीधी रेखा खींचता है। यानी कि जैसे मान के चलिए रिप्लेस लिखा हुआ है और यहां से सीधा रेखा हम खींच दे, तो ये इसको कहते हैं स्ट्रिक थ्रू। क्या कहते हैं? स्ट्रिक थ्रू। हाँ देखिए ये ऑप्शन सही है, स्ट्रिक थ्रू। स्ट्रिक थ्रू एक ऐसा ऑप्शन है कि जब भी जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसमें क्या करेगा, यहाँ पर सीधा रेखा खींच देगा, ये स्ट्रिक थ्रू हो जाता है, ठीक है ना। ओके, यही स्ट्रिक थ्रू हमारा कहलाता है। ओके, इस तरह से आज हम SSC CGL के लिए 20 क्वेश्चन को किया है ना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और कॉन्सेप्ट को बरकरार रखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अभी क्वेश्चन एक दो वीडियो के लिए क्वेश्चन पे ही काम करेंगे, फिर आपको वर्ड एक्सेल के लिए अच्छे से हम आपको वीडियो देंगे, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।